हेलो एवरीवन। आज हम एक नए अध्याय की तरफ चलेंगे जिसको हम कहेंगे नरेशन। क्या कहेंगे इसको? नरेशन कहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कम से कम 27 मार्क्स। कितने? 27 मार्क्स। और ये 27 मार्क्स हमारी ज़िंदगी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर हम नरेशन की बात करें, नरेशन की डेफिनेशन को देखेंगे तो नरेशन होती क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझना चाहेंगे तो नरेशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई बात कही और उस बात को कहने के अगर हम कह दें कि दो तरीके होते हैं। दो तरीके कैसे? आपने जो बात कही, अगर मैं उसी बात को वैसे का वैसा लिख दूंगा तो उसको तो हमने कह दिया डायरेक्ट नरेशन। और अगर मैं उस बात को अपने शब्दों के अंदर लिखता हूँ, अपने शब्दों में, यानी कि थोड़ा सा चेंज करूंगा, अर्थ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। क्या है? अर्थ के अंदर बदलाव नहीं होगा। अगर अर्थ के अंदर बदलाव कर दिया तो हमारा सेंटेंस ही चेंज हो गया। लेकिन अर्थ के अंदर बदलाव ना करके कुछ पार्ट्स जो सेंटेंस के होंगे उनके अंदर जब हम चेंज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे उसी सेंटेंस का। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात जब करेंगे तो हमारे कितने पार्ट्स बन गए एक ही सेंटेंस को, कितनी तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया? दो तरीके से। ठीक है। तो जब हम अब आगे चलेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, यानी कि ये नरेशन जो है एक ऐसी कला है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं किसी भी स्पीकर के वर्ड। अब आप वक्ता हो, स्पीकर क्या हो गया? वक्ता, जो बोलता है। ठीक है, बोलता है, लिखता है, जिसने जो चीज़ कही है उसी चीज़ को हमने स्पीकर कह दिया है। तो अगर वो इंसान कुछ भी बोलता है, अगर हमने उसको उसी के शब्दों में लिख दिया तो एक बात हो गई। अगर हमने उसी को किसी दूसरे के व्यक्ति के शब्दों में कह दिया तो वो दूसरी बात हो गई। तो इस हिसाब से जब हम नरेशन को डिवाइड करते हैं तो इसके दो टाइप्स निकल के आते हैं। ठीक है, दो काइंड्स। एक तो इसके कितने पार्ट निकल के आते हैं? दो पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब हम डायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह देते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह देते हैं, इसको स्पीच भी कह देते हैं हम, और इसी तरह इसको भी डायरेक्ट नरेशन कह देते हैं और इसको डायरेक्ट स्पीच। यानी आपका जो मन करेगा आप उसको कुछ भी कह सकते हो, नरेशन बोल लो या स्पीच बोल लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जब हम डायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट नरेशन में मैंने क्या बताया? देखो, पहला पॉइंट, डायरेक्ट नरेशन, किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी कहा, लिखा, लेकिन जो उसने कहा हमने उसको वैसे का वैसा ही लिख दिया, ज्यों की त्यों। ठीक है, तो उस चीज को हमने क्या कह दिया? डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन की अगर एक डेफिनेशन निकल के आई तो उसको हमने क्या कहा कि इट कंटेन्स एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। ठीक है, अगर हमने डेफिनेशन लिखी इसकी तो इसमें क्या लिख दिया हमने? इट कंटेन्स एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। जो स्पीकर ने कहा वो वैसे का वैसा ही लिख देना या बोल देना हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। अगर हम डायरेक्ट एक्चुअल वर्ड्स को इस्तेमाल ना करके, ठीक है, उसके अंदर हम सब्सटेंस दे दें, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो इट गिव्स द सब्सटेंस। अब यहां पर सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस क्या हो गया? एक तरीके से सार देना, सार कह सकते हैं, सारांश कह सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर्स
एक्चुअल वर्ड्स, ठीक, एंड नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय हिम और हर। यानी कि जब हम उस व्यक्ति की कही गई बात को अपने शब्दों के अंदर लिख देना तो उसको हमने कह दिया इनडायरेक्ट नरेशन, और जब हम व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में लिख दें जैसा उसने कहा तो उसको हमने कह दिया डायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन के हमने देखे कि दो पार्ट्स हो गए हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये दिखती कैसी है डायरेक्ट नरेशन, आखिर दिखती कैसी है? तो अगर हम एक सेंटेंस लेकर चलें, ये सब आपने नोट कर लिया, कर सकते हो आप नोट, इसको सबने नोट डाउन कर लिया है ना ये? ठीक है, आगे चलें, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। और जिसको रैपिड पढ़ना है तो उसके लिए रैपिड वीडियो भी आ जाएगी नरेशन की, ठीक है। और जिसको बिल्कुल ही नहीं आता, जीरो लेवल से चल रहे हैं हम, अभी किससे चल रहे हैं? जीरो लेवल से। अगर अब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस दिखते कैसे हैं नरेशन के अंदर। अगर मैंने कहा ही सेज आई एम इन 8th क्लास, एक सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में आ रहा होगा। आई एम इन 8th क्लास, ठीक है, आई एम इन 8th क्लास। अगर इसकी अगर दूसरी फॉर्म की बात करें तो दूसरी फॉर्म मैंने लिख दिया, अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस देखो, ठीक है। मैंने लिख दिया ही सेज दैट ही इज इन 8th क्लास। देखो, अगर इसके अंदर हम देखें तो दो तरीके के सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं हमें। एक के अंदर हमें कोमा भी दिखाई दे रहा है, एक के अंदर हमें इन्वर्टेड कोमास भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस, उसके अंदर ना तो हमें इन्वर्टेड कोमास दिखाई दे रहे हैं, ना हमें कोमा दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग टाइप बन गई हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कहता हूँ, और इसी को मैं अगर इनडायरेक्ट कहता हूँ, तो मेरे कहने के पीछे का कारण क्या होगा? कभी आपने देखा है, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, बड़े बड़े आदमियों की कोट्स लिखी आती हैं, वो कोट्स किसके अंदर होती हैं? हमारे होती है ना। मतलब कि जो उस बंदे ने कहा था, अगर यहां पर मैं ये कह देता ही की जगह गांधी जी सेज, ठीक है, तो ये जो कहा था ये इन्होंने कहा था, और जब ये इन्होंने कहा तो इन्होंने जो कहा वो हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया। तो जब हम किसी व्यक्ति की बातों को कोट कर देते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम मेंशन कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। जब हम उसी बात को, अगर अब मैं कहना चाहता कि गांधी जी ने कहा था कि वो 8th क्लास में हैं, या गांधी जी ने कहा कि वो 8th क्लास में, क्योंकि यहाँ पे अगर गांधी जी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो पास्ट में लेकर चलना पड़ेगा। ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था, तो कुछ समझ में आया होगा कि देखो, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं ना किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, उसको आप गांधी लेकर चल लो, नेपोलियन लेकर चल लो, सिकंदर लेकर चल लो, या फिर हमारे पीएम साहब हैं, पीएम मोदी जी, ठीक है, उनकी कोई भी बात है, आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए वो शब्द जो उसने इस्तेमाल करा है हमारे पीएम ने, ठीक है, तो वो अगर हम इस डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, पीएम सेज आत्मनिर्भर बनो, तो वो वर्ड्स किसके थे? वो हमारे पीएम के वर्ड्स थे, इसलिए हमने उनको कोटेशन मार्क के अंदर दे दिया, ठीक है। और जब हम उन्हीं वर्ड्स को हम अपने उसके अंदर बताएंगे कि उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम उसमें से कोटेशन मार्क्स को हटा देते हैं और थोड़ा बहुत जो यूजुअल चेंज होते हैं वो चेंजेस कर देते हैं।
ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हमने देखा। अगर इससे आगे अगर हम बात करें डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में डिफरेंस की, ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन की अगर बात करेंगे तो पहला अगर सेंटेंस में लेके चलता हूं, ही सेड टू मी, आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। तो अब ये सेंटेंस कैसा है? ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, अगर इसके अंदर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे या मेरे को पहचानना होगा कि ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए है? हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। कि अगर हमें अंतर पता करना हो कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन कौन सी है, तो अगर हम अब डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं, मैंने डी से मेंशन कर दिया कि हम डायरेक्ट की बात करेंगे। मैंने कहा कि मुझे डायरेक्ट नरेशन के अंदर पहली चीज एक कोमा दिखाई देगा, दिखाई दिया, ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा कि मुझे इन्वर्टेड कोमास दिखाई देंगे, ठीक है। इनको आप इन्वर्टेड कोमास कह लो या फिर इनको कोटेशन मार्क्स कह लो, या कई जगह लिखा होगा रिपोर्टेड कोमास, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो, मैं यहां पर इसको इन्वर्टेड कोमास बोल रहा हूं। तीसरी बात, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस है उसका फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल होगा। फोर्थ पॉइंट जो हमें ध्यान रखनी चाहिए हर बातें, ठीक है, कि जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना हमारे, इन्वर्टेड कोमास, ये इन्वर्टेड कोमा यहां से शुरू हुआ, ये इन्वर्टेड कोमा यहां पर बंद हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सेंटेंस किसी भी टाइप का हो, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, तो किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस जो होगा उसके अंदर उसको क्लोज करने से पहले, इन्वर्टेड कोमा से पहले, हमें उसका साइन यहाँ पर पहले लगाना पड़ेगा। साइन मतलब सिंबल। कि अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम केवल पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर लिख पाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस है तो इसके अंदर हमें फुल स्टॉप चाहिए, तो फुल स्टॉप हम कहां पर यूज करेंगे? इन्वर्टेड कोमा से पहले। अगर मेरा ये सेंटेंस फुल, इसकी जगह मैं इसको यहां पर ये लिख देता, डू यू नीड मनी, ठीक है। अब ये क्या बन गया? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अगर इसके बाद हमें क्या चाहिएगा? एक सिंबल चाहिएगा, और वो सिंबल क्या शो करता है? कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पे इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया है, और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्या? कि यहां पर जिस तरह मैंने डी जो था वो मैंने स्मॉल में लिया, तो वो हमारी पहली एरर थी, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात होती है, एग्जामिनर ना कहीं से कुछ भी दे सकता है, कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। अगर हमने ये छोटी सी बात ही नहीं पकड़ी कि ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो हरदम कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है। तो ये बात तो हमारी कॉमन सेंस थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। अब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि जो हमारे इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट होंगे, उसके बाद जो सेंटेंस का प्रोटोटाइप होगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा या फिर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या इंटेरोगेशन मार्क आएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम पोजीशन के ऊपर, कि एक सेंटेंस जो होता है हमारा, ठीक है, एक सेंटेंस जो होता है
उसके अंदर पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि उसको किस किस टाइप से किस किस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को और छोटा कर दूं, अगर मैं यहां पर कह दूं, दोबारा से, he said to me, ठीक है। अब अगर इसको मैं अगर किसी और तरीके से दिखाना चाहूं, अगर मैंने इसको ब्लू पेन से कर दिया, I am fine, और इस फाइन के लिए भी ठीक है। तो ये अगर हमारा सेंटेंस है, तो अगर इनके बीच में अगर हमें डिफरेंस देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे? देखो, अब ये सेंटेंस हमारा, हमें पता है कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो इसके अंदर किसी चीज को कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से लेकर चलें तो ही, जो हमारा ही होता है ना, वो क्या होता है? हमारा स्पीकर होता है, सब्जेक्ट नहीं स्पीकर। स्पीकर कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे? स्पीकर कहेंगे। सेड टू हमारी वर्ब है, ठीक है। मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट? नहीं नहीं, मी क्या है? क्या है मी? लिसनर। बड़े समझदार हो गए हो, हैं? एक ही बार में समझ में आने लग गया तुम्हारे। अब हम पहले इतनी चीज की बात करते हैं, ठीक है, आगे बाद में चलेंगे। जो स्पीकर होता है ना, कुछ तो बोलेगा। स्पीकर का काम क्या होता है? बोलना। वक्ता क्या करता है? बोलता है, ठीक है। इतने बड़े बड़े प्रवचन देखते हो, रैलियां देखते हो, मोदी जी आते हैं, मोदी जी अगर कुछ कहते हैं, अगर यहां पर मैं मोदी लिखता तो मोदी स्पीकर होते हमारे, ठीक है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? ये आई एम फाइन। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गई ये? रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर ने जो भी कहा वो क्या हो गई? हमारी रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर की बात किसने सुनी? मी ने सुनी। किसको कहा? मी को कहा। तो मी हमारा क्या हो गया? लिसनर हो गया। और सेड टू हमारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ठीक है। सेड टू हमारी क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब जो ये सेड टू वर्ब है ना, सारा का सारा खेल इसी के ऊपर ही शुरू होता है, ठीक है। ना हमें स्पीकर से मतलब रहता। स्पीकर से मतलब कि जब हमारा ये सेंटेंस का इतना ही पार्ट जब हम चेंज करने चलेंगे इनडायरेक्ट में, तो ना ही चेंज होगा ना ही मी चेंज होगा। इनको देख के आगे चेंज हो सकता है कुछ, लेकिन इस पार्ट के अंदर, इतने पार्ट के अंदर ना, कभी ना ही चेंज होगा ना मी चेंज होगा। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी स्पीकर हो सकता है। स्पीकर के नाम पर आई भी यूज हो सकता है, स्पीकर के नाम पर यू भी यूज हो सकता है, स्पीकर के नाम पे कोई नाम भी यूज हो सकता है। मैं कहता हूं कि चमन लाल सेड टू मी, ठीक है। तो यहां पर चमन लाल हो, ही हो, शी हो, यू हो, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये एज इट इज ही लिखे जाएंगे। स्पीकर नेवर चेंजेस, ठीक है। ना ही स्पीकर चेंजेस ना ही लिसनर चेंज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने जब इसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर ही दिया है, तो हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि ये क्या हो गए हमारे इन्वर्टेड कोमास। मैंने पहले ही बताया कि इनको इन्वर्टेड कोमास कह लो, कोटेशन मार्क कह लो, या फिर रिपोर्टेड कोमास भी कह सकते हो आप। अब आगे चले तो आगे आपको एक दिखाई दिया प्रोनाउन, ठीक है। आपको दिखाई दिया प्रोनाउन। किस टाइप का प्रोनाउन है ये? पर्सनल प्रोनाउन है ये। किस टाइप का प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है।
फिर उसके बाद हमें एक दिखाई दी है हेल्पिंग वर्ब, दिखाई दी, ठीक है। और उसके बाद जो भी सेंटेंस है ये उसके अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड हो गए, ठीक है, अदर पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। हमने एक सेंटेंस देखा, सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा, एक स्पीकर होता है, एक वर्ब होती है, एक लिसनर होता है। जो वर्ब होती है उसी को हमने रिपोर्टिंग वर्ब कहा है, ठीक है। आगे चले हमें कोमा दिखाई दिया, इन्वर्टेड कोमास दिखाई दिए। इन्वर्टेड कोमास को हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं, रिपोर्टेड कोमास भी कहते हैं, या फिर हमारे कोटेशन मार्क भी कहते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चले, हम थोड़ा सा आगे चले तो हमने क्या देखा कि एक प्रोनाउन लिखा हुआ है। किस टाइप का प्रोनाउन है वो, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर उसके बाद हम आगे चले तो हमें एक वर्ब दिखाई दी, हेल्पिंग वर्ब दिखाई दी, ठीक है, आई एम फाइन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें मेन वर्ब दिखाई देगी या हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर हम इसके अंदर, इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। अगर अब ये कह दे एग्जामिनर कि मैं इस सेंटेंस को इस फॉर्म के अंदर ना देकर किसी और फॉर्म के अंदर देना चाहूं तो क्या करोगे। अब तुमने तो रट लिया कि ना मुझे एक फॉर्मेट मिलेगा सेंटेंस का, कि पहले मेरे को दिखाई देगा स्पीकर, फिर उसके बाद दिखाई देगी मेरे को रिपोर्टिंग वर्ब, फिर उसके बाद दिखाई देगा लिसनर। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना भाई। पार्ट हमारे पास कितने बन गए हैं यहाँ पर। एक पार्ट अगर कोमा क्या कर रहा है, हमारे दो क्लोज बना देता है, ठीक है। ये हमारा क्लोज 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज 2 हो गया। इस क्लोज को हमने रिपोर्टेड क्लोज भी कह दिया या रिपोर्टेड स्पीच कह दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको रिपोर्टेड क्लोज कहकर चलते हो या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हो। ये हमारा रिपोर्टिंग क्लोज हो गया, ठीक है। तो क्लोज 1 और क्लोज 2 दो पार्ट्स में किसने डिवाइड करा है, इस कोमा ने डिवाइड करा है, ठीक है। अब अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे तो मैं अगर यहां पर सेंटेंस को, इसको यहीं पर ही लेकर चलते हैं। ये पार्ट हमारा टाइप 1 हो गई, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा टाइप 1 हो गया कि क्लोज 1 हमारा यहां पर है, क्लोज 2 हमारा यहां पर है। क्लोज 1 यानी कि यहां पर स्पीकर आया, सेम इसको पूरे को ऐसे का ऐसा उतार लो यहां पर, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा, जिसके अंदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कुछ भी आ सकता है। इसी चीज को अगर मैं कह दूं कि यहां पर आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन, और उसके बाद मैं लिखता हूं ही सेड टू मी। क्या बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है लिखने का। रिपोर्टेड स्पीच हमें पहले दिखाई दे रही है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें बाद में दिखाई दे रही है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच हमें पहले दिखाई दे रही है और रिपोर्टिंग वर्ब हमें बाद में दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अगर मैं ये कह दूं ये हमारा क्लोज 2, ठीक है, और ये हमारा क्लोज 1, ठीक है। और इसी को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि ये अब हमारा क्लोज 1 हो गया है, ये हमारा क्लोज 2 हो गया है, हो सकता है। क्यों भाई, लिखने का तरीका ही तो है। इस चीज को हम पहले लिख दें या इस चीज को हम पहले लिख दें। अगर हमने इसको पहले लिख दिया तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर हमने इस चीज को बाद में लिखा है, यहां पर इसको हमने अगर पहले लिख दिया तो इसका फॉर्मेट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप कहोगे कि सर कि दो क्लोज जब बन रहे थे जब तक तो ठीक था कि ठीक है आगे पीछे हो जाएगा, हमने पहचान लिया। लेकिन अगर दो से ज्यादा के अंदर किसी सेंटेंस को डिवाइड किया हो तो कैसे पहचानेंगे।
तो उसके लिए देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसके अंदर जो भी पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, तो वो हमारा पार्ट क्या होता है, क्या होता है, हाँ क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। शाबाश, रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर ये पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो ये हमारा रिपोर्टेड क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगी। और जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं है वो क्या होगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, डाउट क्लियर कर देते हैं आपका। लाइफ विल become beautiful. My mother said to me, if you love your life. ये सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस है। अब इसके अंदर पहले तो मुझे बताओ, कोई गलती करी है मैंने, कहीं पे कोमा ऐसा लिखा हो जहां पे मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, या फिर इन्वर्टेड कोमास मैंने कहीं पे गलत लगाए हो? जल्दी से देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ। पता चला कुछ? नहीं चला पता? ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होगी, तो क्या लगाया आपने, ये क्या है, क्या कह रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, कैसे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, दो टिचुकले के अंदर है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये भी रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी टिचुकले के अंदर है। अरे भाई, ये तो टिचुकले एंड टिचुकले कंपनी हो गई, सचिन टिचुकले। तो फिर ये क्या है, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच, और ये भी हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने देखो 3 पार्ट्स में सेंटेंस था, 3 क्लोजेस इसके अंदर बनाए हुए थे। 2 जगह आपने देखा कि डबल इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और बाकी एक जगह हमने देखा कि कोई इन्वर्टेड कोमास यूज़ नहीं करे गए। जहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमास को यूज़ नहीं किया वो हमारा जो क्लोज था वो हमारा किस टाइप का क्लोज था, रिपोर्टिंग वर्ब का क्लोज था, और जिसके अंदर हमने इन्वर्टेड कोमास को यूज़ कराया वो हमारा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमने अगर इसके अंदर इसका डाइसेक्शन करा, जब हमने इसको पोस्टमार्टम करके देखा कि इसके अंदर है क्या आखिर, तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 क्लोज बने, तो 3 क्लोज के अंदर 2 हमारे रिपोर्टेड स्पीच थी और 1 हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो इतनी सी बात आज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि एक सेंटेंस के अंदर हमारा स्पीकर होता है, लिसनर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक है, किसी भी क्लोज को डिवाइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कोमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब जो स्पीकर की एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसको मेंशन करने की बात करते हैं तो हम यहाँ पर उसके लिए इन्वर्टेड कोमास को यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हमने जो स्पीकर ने कहा है वैसे का वैसा लिख देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। इतना मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो गया हो। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए कि किस तरीके से सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमने देखो क्या सीख लिया, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। अगर सेंटेंस हमें दिखाई दिया एग्जाम के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं आती होगी, लेकिन अगर एक बच्चे को भी नहीं आती होगी और उसको नहीं पता होगा तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ना। आगे बात करेंगे, एडवांस के ऊपर चलेंगे,
टिपिकल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो बच्चा जिसको पता ही नहीं हो किसी चीज़ के बारे में उसको हम उस चीज़ के बारे में पहले बताएं नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने आधा घंटा खराब कर दिया हमारा, लेकिन आपने बताया कुछ नहीं। भाई इतनी चीज़ें तो बता दी कि ही जो है हमारा स्पीकर है। अब ये सपोज कर लो किसी बच्चे को पता ही नहीं था कि ही हमारा स्पीकर होगा। जो बोलने वाला है उसको हम स्पीकर कहते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको हम लिसनर कहते हैं। ठीक है, अब आप कह दोगे कि सर आपने इसको तो रिपोर्टर तो कहा ही नहीं। लो भाई ये रिपोर्टर हो गया, इसको रिपोर्टर कह लो। ठीक है, कहने वाले इसको सब्जेक्ट भी कह देते हैं, तो कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अगर हम इसको लेकर चलें कि देखो बात किस चीज की कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, ठीक है, उसको वैसे का वैसा बोल देना या वैसे का वैसा लिख देना, तो वो हमारा क्या हो जाती है, डायरेक्ट स्पीच। तो जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम स्पीकर ही वर्ड क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? हमने स्पीकर वर्ड यूज कर लिया ही के लिए। सुनने वाला कौन था? मी था। ठीक है, तो मी के लिए हमने लिसनर कर लिया। भाई एक बंदा बोलेगा तो दूसरा बंदा सुनेगा ना। एक बंदे ने बोला और दूसरे बंदे ने सुना, तो क्या हो गया, एक स्पीकर हो गया एक लिसनर हो गया। जब एक स्पीकर हो गया एक लिसनर हो गया तो दो चीज हमारे को पता चल गई कि एक सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्पीकर मिलेगा, लिसनर मिलेगा। या फिर कई बार देखेंगे कि लिसनर गायब रहेगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद बात करते हैं अब हम थोड़ी सी वोकैबुलरी की। तो अब आज हम बात करेंगे इन वोकैब की। ठीक है, ये रेगुलर का हमारा कॉन्सेप्ट है। इससे होता क्या है पता है, वोकैबुलरी जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। और वोकैबुलरी के बिना ना भाई पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि ग्रामर पढ़ के चले जाएंगे और टीयर 1 का जो पेपर होता है उसको निकाल आएंगे। भाई टीयर 1 तो निकाल लोगे, टीयर 2 निकाल सकते हो, टीयर 1 नहीं निकाल सकते बिना वोकैबुलरी के। वोकैबुलरी की संख्या मात्रा किसके अंदर कम होती है, टीयर 2 के अंदर कम होती है। उसके अंदर हमारा जो कंटेंट होता है जैसे नरेशन हो गई, वॉइस हो गई, इनके क्वेश्चन 25-25, 26-26 नंबर के आते हैं। ये 50-60 नंबर का कंटेंट होता है उसके अंदर। तो वोकैबुलरी हमारे को ना साथ की साथ पढ़ते चलना चाहिए। वोकैबुलरी हमें साथ की साथ पढ़ते चलना चाहिए। फिर कहोगे सर इसकी शॉर्टकट, भाई शॉर्ट ट्रिक किसी चीज़ की नहीं होती है। ठीक है, याद करने बैठोगे ना 1 घंटा बैठो दबा के रट्टा बजाओ। ठीक है, दूसरे दिन बैठो पढ़ के छोड़ दो, तीसरे दिन बैठो पढ़ के छोड़ दो, ऐसा करते रहो, वर्ड्स अपने आप याद हो जाएंगे। क्या है, चलो तो शुरू करते हैं ज़्यादा बकवास करे बिना। स्टेंटोरियन, ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, लाउड एंड पावर। क्या होता है इसका मतलब, लाउड एंड पावरफुल होता है। स्टेंटोरियन वर्ड ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे किया गया था, इसका यूज़ ऐसे किया गया था कि अगर हम मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चों को एक जगह खड़ा कर दो तुम, और एक बच्चे को एक जगह खड़ा कर दो। अगर उस एक बच्चे की वॉइस जो है वो इतनी तेज होगी, लाउड होगी, पावरफुल होगी कि वो उन 50 बच्चों की वॉइस का बराबर टक्कर दे सके, तो उस चीज़ को हमने क्या कहा, स्टेंटोरियन, लाउड एंड पावरफुल। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो ये क्या हो गया, इसके लिए हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब जो हमारा शेर होता है, ठीक है, टाइगर होता है, बाघ होता है जो, तो उसकी अब वॉइस कैसी होती है, स्टेंटोरियन रोर होती है उसकी, गर्ज। ठीक है, उसकी गर्जराहट जो होती है ना वो कितनी भयंकर होती है। यहाँ पे गरजाएगा ना, वहाँ पे किसी का समझ जाओ कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो लाउड एंड पावरफुल। अगर इसका सिनोनिम देखें हम, थंडरिंग कह सकते हैं, बादलों की गर्जन देखी आपने, हाँ, वो कैसी होती है, लाउड एंड पावरफुल होती है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, एक और, स्ट्राइडेंट। क्या कह सकते हैं इसको, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट किसके लिए यूज करते हैं हम, स्ट्राइडेंट यूज करते हैं हम जो हमारी बहुत ही भद्दी आवाज होती है ना, हार्ड, ठीक है, जो हमारे कानों को चुभती है, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। ठीक है, बेसुरी कह लो, हार्ड कह लो, लाउड कह लो, कर्कश जिसके अंदर होता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइडेंट। तो ये दोनों हमारे सिनोनिम हो गए किसके, स्टेंटोरियन के। आगे चले, एबेंडन। ठीक है, एबेंडन का मतलब क्या होता है, अब बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो यानी कि त्याग दो या छोड़ दो। क्या कर दो, त्याग दो या छोड़ दो।
क्या चीज़? किसी भी चीज़ को, मिठाई को नहीं भाई, मिठाई को अबेंडन नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो किसी व्यक्ति वगैरह विशेष के लिए जब हम बात करते हैं तो अबेंडन वर्ड का यूज़ करते हैं। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसका? लीव, ठीक है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई, ये शी अबेंडन्ड यू, सेंटेंस बन गया। डेजर्ट, ठीक है, DESERT, डेजर्ट। अब डेजर्ट हमारा सिनोनिम इसके लिए क्यों लिया गया? डेजर्ट का मतलब यहाँ पर ये हो गया रेगिस्तान, ठीक है। तुम किसी को बेसहारा, ठीक है, असहाय कहीं पर छोड़ के आ जाओगे, ठीक है, तो वो उसके लिए कैसा होगा? एक रेगिस्तान में अगर एक व्यक्ति को छोड़ दे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई तो वो तुम्हारे लिए बराबर हो गया ना कि तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हें सहारा देने के लिए कोई नहीं है, तुम्हें जो कंधे चाहिए थे वो मिले नहीं, ठीक है। और एक और हो गया हमारा फोरसेक, ठीक है। तो ये तीनों हमारे सिनोनिम हो गए एबेंडन के। तो एबेंडन का मतलब क्या था? त्यागना। एब्रिज, ब्रिज से क्या पता चलता है? ब्रिज काम क्या करता है? डिस्टेंस कम कर देता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ है ना, पहाड़ियों पर ब्रिज बन रहे हैं। अब तुमने सुना होगा कि गलवान घाटी के अंदर इंडियन आर्मी गई है और उन्होंने अपने ब्रिज बनानी शुरू करे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो रास्ता था वो हमारा कम हो गया। तो एब्रिज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना। क्या कर देना? संक्षिप्त कर देना। दोबारा लिख देता हूं मैं, संक्षिप्त कर देना, या फिर कह दें हम कि छोटा कर देना। तो उसको क्या कह दिया हमने? एब्रिज कह दिया। इसके सिनोनिम देखेंगे अगर हम, तो एब्रिज के सिनोनिम क्या होते हैं? कर्टेल, काट छाट करके किसी चीज को छोटा कर देना, ठीक है। ट्रिम, ट्रिमर यूज करते हो, उससे हमने ले लिया ट्रिम, ठीक है, उसी से हमने बना दिया ट्रिमर। क्या करती है? जो आपकी बियर्ड होती है उसको क्या करते हैं? ट्रिम करते हैं हम, छोटा कर देते हैं, ट्रिम। संक्षिप्त का मतलब ट्रिम, छोटा कर देना, ट्रिम। कर्टेल, कम कर देना, छोटा कर देना, काट छाट कर देना। ट्रंकेट, जो कंप्यूटर वाले होंगे उनको पता होगा क्या होता है ट्रंकेट। स्टार्टिंग का पार्ट हो या एंडिंग का पार्ट हो उसको काट देना। यानी कि हर वर्ड का मतलब, एक अगर सटीक तरीके से देखा जाए तो मतलब यही है कि संक्षिप्त करना। यहाँ पे ट्रंकेट हो सकता है सिनोनिम इसका, ठीक है। एब्रीविएट हो सकता है, शॉर्टन हो सकता है, सरल भाषा के अंदर शॉर्टन हो सकता है, ठीक है। ट्रिम हो गया, ट्रंकेट हो गया, कर्टेल हो गया। एक और हो सकता है इसका कॉन्साइज, ठीक है। तो ये जो हमारे वर्ड्स थे ये एब्रिज के थे। यानी कि इन हर किसी वर्ड का मतलब यही है कि हम किसी चीज़ को छोटा कर दें, संक्षिप्त कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्रिज कहते हैं, कर्टेल कहते हैं, ट्रिम कहते हैं, ट्रंकेट कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेना, ठीक है, अपहरण कर लेना। जिस तरह सीता मैया का कर लिया था रावण ने। क्या करा था? किडनैप करा था ना। पिक्चर में आज तक तो किडनैप सुना था, लेकिन अब आपने सुन लिया कि उनका क्या हुआ था? एब्डक्ट हुआ था। उनको क्या किया गया था? एब्डक्ट किया गया था। पोपर, पोपर किसे कहते हैं? जो बिल्कुल ही गरीब होता है ना उसे हम पोपर कहते हैं। किसको कहते हैं? अ वेरी पुअर पर्सन। जो वेरी पुअर पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा गरीब, उसे हम पॉपर कहते हैं, ठीक है। तो तुम अगर दिन के दिन, जिस तरह आज मैंने अगर 10 वर्ड करा दिए ये, तो इनकी एक इम्पोर्टेंस हो गई तुम्हारे लिए, ठीक है। अब 10 के अंदर तुम अगर काउंट करने चलोगे तो कितने वर्ड्स हो गए? 10 से तो ज़्यादा ही हो गए ना मेरे भाई। याद करोगे, दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। इनको एक जगह अलग से लिखना शुरू कर दो। अलग से लिखना शुरू करोगे तो इससे क्या होगी? तुम्हारे पास एक वोकैब का पूरा भंडार बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी तुम इनको रिवाइज करोगे, वर्ड इनसे बाहर नहीं आना है कहीं पर भी, ना सिनोनिम पूछने के लिए ना एंटोनिम पूछने के लिए, वोकैबलरी के अंदर भी, ठीक है। तुम चलते हो, खड़े हो जाते हो, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अरे न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत क्या है जब मैं करा तो रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यही वर्ड मिलेंगे वहां पर, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। नया वर्ड उठ के आ गया, स्टेंटोरियन वर्ड ऑफ द डे। हर दिन एक नया वर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। क्रिएट कैसे?
कि प्रचलन में आता है कि आज हम सबसे ज़्यादा किसको यूज़ कर रहे हैं, वर्ड ऑफ द डे किसको बना दें, स्टेंटोरियन को बना दिया, स्टेंटोरियन तुम्हारे लिए ले आया मैं। अब तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी है कि द हिंदू उठाया या द टाइम्स ऑफ इंडिया उठाया और उसके बाद शुरू हो गए तुम उनमें 1 घंटा 10 घंटे मगजमारी करने कि आज हम वर्ड ढूंढेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। 1.5 घंटा बर्बाद करा भाई, 10 मिनट की वीडियो ही देख लो। पॉपर का मतलब होता है हमारा गरीब, ठीक है, अ वेरी पुअर पर्सन। इसके लिए अगर हम सिनोनिम देखें तो इंडिजेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंडिजेंट। पॉपर हो गया, इंडिजेंट हो गया। अगर अब गरीब व्यक्ति है, ठीक है, कोई गरीब इंसान है, उसके लिए तो हमने पॉपर वर्ड यूज़ कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गरीब अलग चीज़ होती है, गरीब व्यक्ति अलग चीज़ होती है और दरिद्रता अलग होती है। नोट डाउन कर लिया था ना? ना तो कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ पेन्यूरी, PENURY, क्या है? PENURY, तो ये क्या होती है? स्टेट होती है पुअर, स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, ठीक है। ये आपकी ना स्टेट को बताता है ये वर्ड कि आप कितने गरीब हो, ठीक है। गरीबी, इसका मतलब हो गया हमारा गरीबी या फिर दरिद्रता, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? दरिद्रता हो गया। अब इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। पेन्यूरी की बात कर ली हमने, इंडिजेंट की बात कर ली, फिर हमने बात सबसे पहले करी थी पॉपर वर्ड की। 3 वर्ड ये हो गए। एक वर्ड और ले लो, प्राइवेशन। प्राइवेशन क्या है? प्राइवेशन क्या है? अभाव, कमी, ठीक है। लैक ऑफ क्या? बेसिक थिंग्स। क्या है ये? द लैक ऑफ बेसिक थिंग्स। तो ये एक वर्ड हो गया आपका प्राइवेशन, ठीक है। इमिजरेट कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो, जब से मैंने पॉपर के बारे में बताना शुरू करा है ना, उसके बाद ये एक ही टाइप के वर्ड्स चलते आ रहे हैं हमारे, ठीक है। इंडिजेंट हो गया, पॉपर हो गया, पेन्यूरी हो गया, प्राइवेशन हो गया। तो इन सब से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक गरीब व्यक्ति को दिखा रहे हैं, या फिर किसी गरीबी को दिखा रहे हैं, या किसी के पास किसी चीज़ की कमी है उस चीज़ को दिखा रहे हैं, जैसे कि प्राइवेशन, ठीक है। इंडिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है तेरा, तो वो क्या यूज़ करता है? वेरी पुअर, वो भी गरीबी को बताता है, गरीब व्यक्ति को बताता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो ऐसे आज के लिए ये वर्ड्स थे, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लो और इनको साथ के साथ याद करते चलोगे ना जब, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर साथ के साथ याद करोगे ना, तो ये जो वोकैबुलरी होती है हमारी, आपको पता ही है 40 से 50 मार्क्स, यानी कि 40 to 50% वोकैबुलरी का ही केस होता है भाई। पैसेज आता है तुम्हारे पास, तो पैसेज देखोगे, पैसेज के अंदर वोकैबुलरी मिलेगी, वोकैबुलरी तुम्हें आएगी नहीं, तो फिर तुम पैसेज को सोल्व कैसे करोगे, ठीक है। पैराजंबल के अंदर अगर वर्ड हमारे को टिपिकल दे दिए, करते रहो, कैसे कर लोगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है। मेहनत ये आपके लिए की जा रही है, ठीक है। ओके, बाय।